Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start a new chapter in our class 11th physics और आज जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है काइनेटिक थियोरी. सो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, काइनेटिक थियोरी. इसे कई जगह पे काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस इस नाम से भी रखा जाता है, लिखा जाता है. वही सिंपल सा चैप्टर है. चैप्टर बोल रहा है काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, मतलब यहां पर कुछ गैसेस से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों को करनी है. अब गैसेस से रिलेटेड बातें करनी है तो हम लोग जानते हैं गैस के अंदर में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी वीक होता है. और इस वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण गैस, कोई भी सब्सटेंस की यदि कोई गैस हमारे पास में अवेलेबल है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं. ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को यहां पर समराइज किया गया है और कुछ पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए गए. तो सबसे पहले काइनेटिक थियरी को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर के अंदर में एंटर करने के लिए हम लोग अपने टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे अजम्पशन से कि काइनेटिक थियरी के अंदर में हम लोगों ने क्या अजम्पशंस लिए हुए हैं. ठीक है, तो उन अजम्पशन से हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे. अब इसमें अजम्पशंस भी जो है ना दो टाइप के हैं बेसिकली देखा जाए तो. एक तो है आपका नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से रिलेटेड और एक है आपका रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल से रिलेटेड. ठीक है, सो सबसे पहला वाला जो है वो है आपका नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नेचर कैसा होता है वो अजम्पशंस यहां पर बतलाए गए हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोई भी यदि गैस की जब हम लोग बात करते हैं तो उस गैस के अंदर में छोटे छोटे से लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं. उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स. तो हम लोग कहेंगे कि a gas consist of large number of tiny particles. छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स. और इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इन्हें हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स कहते हैं. ये आपका पहला अजम्पशन हो गया नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर में. ये जो मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स के लिए बोला गया है कि दीज मॉलिक्यूल्स आर रिजिड. ये कैसे हैं बेटा, ये रिजिड माने गए हैं. रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आपने पढ़ा हुआ है, तो इन्हें क्या माना गया है, रिजिड माना गया है. एंड परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर. ऐसा माना गया है. परफेक्टली इलास्टिक. और एक वर्ड और रह गया यहां पे, क्या हो गया, मिटा क्यों नहीं, परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर. स्फीयर का मतलब समझ में आता है ना, गोला. वही इनको यहां पर हम लोगों ने माना गया है. और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो ऑल दी मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम गैस, सेम गैस आर आइडेंटिकल. कैसे होते हैं बेटा, आइडेंटिकल होते हैं इन शेप एंड साइज. ठीक है, शेप और साइज में क्या होते हैं बेटा, ये आइडेंटिकल होते हैं. ये इनका एक थर्ड अजम्पशन है. इसके बाद में एक और अजम्पशन है और वो अजम्पशन क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल. क्या कहता है फोर्थ अजम्पशन मेरा कहता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, ऑक्यूपाइड बाय गैस इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल की तुलना में, ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल की तुलना में जो गैस का वॉल्यूम है
वो काफी क्या होता है, लार्ज होता है। कई लोग बोलेंगे सर ये तो बेसिक चीजें, ये तो हम लोग वैसे भी जानते थे, नहीं भी बताते। तो बेसिकली क्या है ना, इन सारी छोटी छोटी चीजों को आप पहले से सीखते हुए आए, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमें आती हैं और हमें वो चीजें याद हैं। ठीक है, दूसरा जो अजम्पशन था आपका वो था रिगार्डिंग द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा जो अजम्पशन बेस था वो किसके ऊपर बेस था, वो था रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो अब इस रैंडम मोशन के बारे में जब मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या अजम्पशन लिया गया है कि रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन हो रही है, मतलब किसी भी कंटेनर में यदि कोई गैस भरी हुई है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर, ऑल द मॉलिक्यूल्स, all the molecules of gas are always in a state of random motion, in a state of random motion। इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग ये है कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में, हर पॉसिबल वेलोसिटी से क्या कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर मूव कर रहे होते हैं। ये आपका अजम्पशन है। क्या, देखो सिंपल सी बात है, ये तो बस सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन चीजों को बात कर रहे हैं। इन पे अजम्पशन पे ऐसा कोई क्वेश्चन आपको फॉर्म नहीं करने वाला है, एग्जामिनर कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन पता होना चाहिए। क्योंकि जब बीच बीच में जब हम लोग जैसे हम लोग स्टडी करेंगे, अभी हम यहाँ पर प्रेशर का एक डेरिवेशन डिराइव करेंगे, तो उस समय बीच बीच में ये पॉइंट मैं बोलता रहूंगा, तो वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इनको काइनेटिक थियरी के अजम्पशन में ही मान लिया कि भैया काइनेटिक थियरी को पढ़ना है तो हम लोगों को इन अजम्पशंस को लेके चलना है। ठीक है, अब सिंस देखो यहां पर क्या बोला गया, ऑल दी मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो मॉलिक्यूल जो वो हमेशा मोशन में ही हैं। अब सिंस ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में, हर पॉसिबल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, दे विल कोलाइड कंटिन्यूअसली विद ईच अदर, दे विल कोलाइड, दे कोलाइड with each other, with each other continuously, continuously, हमेशा एक दूसरे से क्या होंगे, ये टकराते रहेंगे। और साथ ही साथ में मॉलिक्यूल्स तो आपस में टकराएंगे ही टकराएंगे, साथ ही साथ में ऑल्सो विद वॉल ऑफ कंटेनर, ऑल्सो विद वॉल ऑफ कंटेनर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है बेटा, जब वो वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, तो जब टक्कर होती है तो एक फोर्स एक्सर्ट होगा, और फोर्स होगा तो फिर यहां पर हम लोग प्रेशर की चर्चा करने वाले हैं। अब ये जो टक्कर हो रही है इसमें क्या बोला गया है, दीज कोलिजन्स आर, these collisions are परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कैसी कोलिजन है ये, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम कंजर्वेशन तो है ही है, साथ ही साथ में यहां पर काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। यस और नो, तो मैंने बोला ठीक है। अब जब ये कोलिजन हो रही है तो एक के बाद एक दूसरी कोलिजन होगी, तो यहां पे जो दो सक्सेसिव कोलिजन है, जो भी दो कोलिजन हो रही है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार होने वाली टक्करों के बीच में, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स, पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। इस में हमेशा जो पाथ रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा। मतलब मान चलो ऐसे चल रहा है, यहां पर किसी से टक्कर हुई, तो इस टक्कर से और इस टक्कर के बीच में, यहां से चला और यहां तक बीच में जाके आया, तो इस टक्कर के बीच में वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागेगा, इट विल ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यस और नो। यहां पर एक पॉइंट और आता है, स्ट्रेट लाइन, the time of collision, the time of collision is very less compared to time, compared to time taken to travel, taken to travel free path, free path।
बेसिकली हो क्या रहा है जरा इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे मान चलो यहां पर आपका एक मॉलिक्यूल था, ये चल रहा था, यहां से टक्कर होके इस समय एक टक्कर हुई थी, उसके बाद में टक्कर के बाद में ये सीधा जा रहा था, फिर यहां पर एक टक्कर हुई, तो जो टक्कर का जो समय है, द टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो बहुत ही छोटा सा है। वो क्या है, बहुत ही छोटा सा है कंपेयर टू दिस टाइम, जो उस कोलिजन से लेकर के इस कोलिजन के बीच में, जो उस फ्री पाथ पर, जो उस स्ट्रेट लाइन पर ये गैस का मॉलिक्यूल चल रहा है उस टाइम के कंपैरिजन में। बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि जैसे मान चलो आपका कोई गैस मॉलिक्यूल है, ये यहां पे था, यहां से चालू किया, यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, ये देखो सारी स्ट्रेट लाइन पाथ इस प्रकार से यहां पर क्या होती हैं, बनती हुई नजर आती हैं। ये आपका क्या होता है, ये दो टक्कर यहां पे हुई, फिर यहां पर एक टक्कर हुई तो यहां मुड़ गया, फिर यहां पे एक टक्कर हुई, फिर यहां चला गया, यहां टक्कर हुई, तो ये कंटिन्यूअसली ऐसा होते रहता है, क्योंकि यहां पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज के साथ में चलते रहते हैं। यस और नो। अब यहां पर एक पॉइंट और होता है कि जो भी दो कोलिजन हो रहे होते हैं, जैसे मान चलो यहां पर एक कोलिजन हुआ था और एक कोलिजन यहां पर हुआ था, तो ये वाला जो पाथ है इसमें आपका पार्टिकल कैसा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। कैसा चल रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। साथ ही साथ में एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि इस स्ट्रेट लाइन पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये भी एक अजम्पशन का ही हमारे पास में क्या है, पार्ट है। अब ये जो पाथ है, देखो ये स्ट्रेट लाइन का जो पाथ है, इस पाथ को बोला जाता है फ्री पाथ। इस पाथ को, ये जो स्ट्रेट लाइन का जो पाथ है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ। ये वो फ्री पाथ है जिसमें आपका कोई टक्कर नहीं हो रही है बीच में, तो ये वो फ्री पाथ हो गया। अब हमारे पास में ऐसे बहुत सारे पाथ हो जाएंगे, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 एंड अप टू सो ऑन। तो इन सब का जब एवरेज निकाल लेते हैं, मान के चलो, तो उसे कहा जाता है मीन फ्री पाथ। उसे क्या कहा जाता है, मीन फ्री पाथ हम लोग उसे कहते हैं। और इस मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्बडा से डिनोट कर देते हैं, और ये जो लैम्बडा लिखा जाना है वो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 और अप टू सो ऑन। मान के चलो हमारी कितने एन कोलिजन्स हो रही हैं, कितनी कोलिजन्स हो रही हैं, एन कोलिजन्स हो रही हैं, तो मीन फ्री पाथ विल बी रिटन है लैम्बडा 1 प्लस दिस। बेसिकली दिस इज द एवरेज डिस्टेंस। ये जो मीन फ्री पाथ है, ये मीन फ्री पाथ जिसे मैं लैम्बडा से डिनोट कर रहा हूं, ये क्या है आपका एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन्स। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल, जो दो गैस के मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं उनके बीच का एक एवरेज डिस्टेंस हम लोगों ने क्या कर ली है, कैलकुलेट कर लिया, और इसी एवरेज डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ बोला जाता है। अब यहां पर जब वो उस पाथ पर चल रहा था तो हम लोगों ने एक पॉइंट बोला था, यदि आपको याद हो, कि वेलोसिटी क्या होती है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। यस और नो। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पाथ के लिए है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी किसके लिए है, इस पर्टिकुलर पाथ के लिए है ना। ऐसा है क्या, नहीं, वो सब के लिए। हम लोग यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, अब यहां पर ध्यान रखना, मैंने माना किसी कंटेनर में इसको छोड़ दिया, यहां पर n का रिप्रेजेंटेशन क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन से है, यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ कोलिजन से है, ठीक है, याद रखेगा। अब मैंने बोला कि एक कंटेनर की बात कर रहे हैं और इस कंटेनर में n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब याद रखना, कई लोग बोलेंगे सर स्मॉल एन ले लेते, तो स्मॉल एन नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्मॉल एन आगे चल के और भी जगह काम आएगा, और ये वाला जो मीन फ्री पाथ है बस यहीं पे आके खत्म हो गया, अब इसकी आगे हम लोगों को कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। ओके, सो कंटेनर्स के अंदर में एन मॉलिक्यूल्स हैं, और लेट से आपका पहला मॉलिक्यूल C1 वेलोसिटी से, फिर C2 वेलोसिटी से, और अप टू ऐसे Cn वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो हमारे पास में मीन वेलोसिटी लिखी जाती है, जिसे हम लोग सी बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये लिखा जाता है C1 प्लस का C2 प्लस का अप टू सो ऑन Cn डिवाइडेड बाई n। अब यहां पर ध्यान रहेगा क्या, यहां पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से है, ठीक है। यस और नो। ये हमारी हो गई मीन वेलोसिटी। इसको मैंने क्या लिख दिया, C के ऊपर में बार लगा दिया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है,
तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे आप इस चीज को आप लिख सकते हो सी एवरेज भी लिख सकते हो, बेसिकली एवरेज ही तो है, तो आप सी एवरेज भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट आता है जिसे बोला जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। क्या बोला जाता है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हमने क्या किया, हमारे पास में जो n मॉलिक्यूल्स थे, ध्यान रखना, हमारे पास में जो n मॉलिक्यूल्स थे उन सब की स्पीड्स का क्या ले लिया, स्क्वायर कर दिया, और उन सब का क्या ले लिया, मीन ले लिया, मतलब एवरेज कर दिया। सिंपल है बेटा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन, वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन, तो इसे लिखा जाता है सी बार का स्क्वायर, और ये आ जाता है बेटा C1 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर प्लस का अप टू सो ऑन, और Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ठीक है। एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको आपको पढ़ना है यहां पर, और वो है बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसे बेटा आरएमएस वेलोसिटी भी हम लोग कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आरएमएस वेलोसिटी भी कहा जाता है, और इसे सीआरएमएस से हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाद में आगे चल के हो सकता है कई जगह पे वीआरएमएस लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन अभी हम लोग सी ले रहे हैं क्योंकि हमें एक डेरिवेशन करना है, और उस डेरिवेशन में सी के कंपोनेंट आएंगे, तब मैं वी का यूज कर रहा हूं, तो इसलिए अभी सी लेके चलना है, मेन बात को समझना है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए करवा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। तो रूट देखो, वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज का रूट, मतलब दिस 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 दिस, ठीक है, ये था, और इसका क्या ले लिया, रूट। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग सी आर एम एस कहेंगे, और ये कितना आएगा बेटा, C1 का स्क्वायर प्लस का C2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन Cn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। देखो, पहले वेलोसिटी का स्क्वायर किया, फिर उसका एवरेज निकाला, और इसके पश्चात इसका क्या ले लो, रूट ले लो, ये आपके पास में आरएमएस वेलोसिटी हो जाएगी। क्या ये बात सही है? क्लियर? ये सिंपल सिंपल सी चीजें थी। यदि एग्जामिनर के मन में आया तो पूछ सकता है, नहीं आया तो नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन अब हमारे काम की जो चीज है वो है डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, एक डेरिवेशन करना है ऑफ अ प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक कंटेनर लेना है, और उस कंटेनर के अंदर में ओके, ठीक है, हम लोगों को एक कंटेनर लेना है, और उस कंटेनर के अंदर में कहां पे था यार, ठीक है, ये मैंने कंटेनर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आई हैव ड्रॉन अ कंटेनर, ठीक है, ये आपके पास में कंटेनर ड्रॉ हो गया, ठीक है, कंटेनर लग रहा है कंटेनर जैसा। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर में कोई तो भी एक गैस भरूंगा, इसके अंदर में क्या करूंगा, कोई तो भी एक गैस भरूंगा। वो गैस भरूंगा तो मैंने माना कि लेट्स से कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। स्मॉल m में मान लेता हूं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर मेरे पास में क्या हो जाएगा कि कैपिटल M बराबर आएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल N, और ये आएगा बेटा टोटल मास ऑफ गैस। बोलो क्या इसमें कोई परेशानी हुई? अरे ये तो बहुत ही आसान है। अब यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो कंटेनर लिया गया है, हम लोग अपनी सिमेट्री के लिए
और कैलकुलेशंस को आसान बनाए रखने के लिए मैं मान लेता हूं इट इज अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ एल, क्यूब ऑफ साइड लेंथ एल। ठीक है, तो ऐसा करने से मेरे पास में यहां पर कैपिटल ए जो आएगा वो एरिया रहेगा जिसकी वैल्यू एल स्क्वायर, वॉल्यूम जो आएगा उसे मैं ए इंटू एल या फिर एल क्यूब ले सकता हूं। ठीक है, ये बेसिक से अजम्पशन मैंने ले रखे हैं यहां पर। अच्छा, वॉल्यूम है, मास है, तो मैंने मान लिया भैया यहां पर एक डेंसिटी लिखी जा सकती है और डेंसिटी आएगी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं इसे लिख सकता हूं स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन अपॉन एल क्यू। देखो जिसकी जरूरत जैसे पड़ेगी फिर हम लोग उसी के हिसाब से यहां पर क्या करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलो तो अब अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आमंत्रित करते हैं अपने एक मॉलिक्यूल को। मान के चलो किसी इंस्टेंट पर आपका एक मॉलिक्यूल इस कंटेनर की इस वाली वॉल पे है। ठीक है, और इस वॉल को हम लोग नाम दे देते हैं, इस साइड को PQRS नाम दे दिया। ठीक है, कितना नाम दे दिया, PQRS, सिंप्लिसिटी के लिए। सर इसको नाम ठीक है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कर लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया। नाउ ये जो गैस का मॉलिक्यूल्स है बराबर है T बराबर 0 पर इस वाले वॉल पर है, T बराबर 0 पर इस वाले वॉल पर है, और मूविंग विद वेलोसिटी c1, मूविंग विद वेलोसिटी c1। ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी c1। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया, और हमारे पास में टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n है, उसमें से मैंने सिर्फ एक को स्टडी कर रहा हूं, तो एक को स्टडी किया तो उसकी वेलोसिटी मान ली c1। तो ये जो c1 रहेगी बेसिकली, तो ये c1 क्या रहेगी, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आई विल बी राइटिंग c1 वेक्टर बराबर या मैं इसको लिख रहा हूं u1 i कैप प्लस का v1 j कैप प्लस का vz, क्या बात है गलती कर दी ना, u1 v1 w1 लेना चाहिए, w1 k कैप। ठीक है, uv w के फॉर्मेट में इसे ब्रेक कर दिया, तो बेसिकली u1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x कंपोनेंट ऑफ c1, v1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y कंपोनेंट ऑफ c1, और w1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z कंपोनेंट ऑफ c1। क्या ये बात सही है, मतलब देखो ये जो c1 जो है वेलोसिटी है, और वेलोसिटी अब ये कंटेनर है, तो कंटेनर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, और 3 डायमेंशनल फिगर होने के कारण यहां पर जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स है उसके सारे पॉसिबल डायरेक्शन में, देखो हमारा अजम्पशन क्या कह रहा है, हमारा अजम्पशन कह रहा है कि कोई भी गैस के अंदर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में हर पॉसिबल वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा हो रहा होता है रैंडम मोशन में, तो ये एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराते समय एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच का जो पाथ है उसे फ्री पाथ कहते हैं, और यहां पर वो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। अब हमने क्या किया, हमने एक ऐसे मॉलिक्यूल को पकड़ लिया जो किसी समय कंटेनर के इस वाले वॉल पर था, और यहां से वो इसके बहुत सारे वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं, उसमें से u v और w हम लोगों ने अपने काम के हिसाब से एडजस्ट कर लिए। ठीक है, तो ये मूव कर रहा है, तो x कंपोनेंट ऑफ c1 का मतलब है कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ऐसी y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। तो एक बात बताओ, मैं एक बात लिख सकता हूं, वो क्या लिख सकता हूं, यदि c1 को ऐसे लिख दिया है तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली फॉर n मॉलिक्यूल, जो हमारे पास में n मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड के लिए यदि मुझे लिखना रहेगा तो c2 वेक्टर बराबर रिटर्न विल बी रिटर्न एज u2 i कैप प्लस का v2 j कैप प्लस का w2 k कैप एंड सो ऑन। बार बार सबको लिखने की जरूरत तो है नहीं, cn वेक्टर बराबर un i कैप प्लस का vn j कैप प्लस का wn k कैप। बोलो यस और नो, क्या यहां तक कोई परेशानी होगी, मुझे तो नहीं लगता है यहां तक कोई परेशानी होने वाली है। अब एक काम करते हैं, देखो यहां पर हमने बोला था, यहां पर हम एक चीज को कंसीडर करने वाले हैं, और वो पॉइंट क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए आगे बढ़ेंगे, तो इससे पहले देखो मैं लिख सकता हूं c1 स्क्वायर यदि मुझे चाहिए तो इसका आंसर आएगा u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। निकालना जानते हैं आप लोग, c2 स्क्वायर का यदि आंसर चाहिए रहेगा तो आप लिखोगे u2 स्क्वायर प्लस का v2 स्क्वायर
प्लस का W2 स्क्वायर एंड सो ऑन। Cn स्क्वायर का जो आंसर रहेगा वो रहेगा UN स्क्वायर प्लस का VN स्क्वायर और प्लस का WN स्क्वायर। इस प्रकार से मैं यहां तक अभी पहुंच चुका हूं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो पहला मॉलिक्यूल था, C1 वाला, उसका एक कंपोनेंट U1 था जो अलोंग एक्स एक्सिस था। अलोंग क्या था? एक्स एक्सिस था। यस और नो? तो एक बात बताओ, यहां पर हो क्या रहा होगा? यहां हो ये रहा होगा कि ये मूव तो कर रहा है, लेकिन उसके यदि मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट को यदि कंसीडर करूं तो ये एक्स कंपोनेंट है इस समय, इसका कितना? U1 इस डायरेक्शन में, और यहां से लेकर के यहां तक उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है वो है L। तो भैया ये लेकर यहां से लेकर के यहां तक पहुंच जाएगा। बोलो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो आपने बोला सही बात है। जब ये ऐसा कर रहा होगा, देखो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, प्रेशर चाहिए। डेरिवेशन किसका कर रहे हैं? प्रेशर का। और प्रेशर का डेरिवेशन कर रहे हैं, मतलब प्रेशर का मतलब क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मतलब आपको मोमेंटम के बारे में सोचना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस मॉलिक्यूल का एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो क्या लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे इसका मोमेंटम होगा आपका, इसका जो मोमेंटम होगा, इसका मास m है, और हम लोगों ने अजम्पशन में मान लिया सबका मास एक जैसा है। तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप लिखेंगे कितना आएगा भैया? ये आपके पास में आ जाएगा mu1। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? ये mu1 मोमेंटम के साथ में ये पार्टिकल यहां से चला L डिस्टेंस ट्रेवल करके, बराबर है। तो क्या होगा? लेट्स से आफ्टर टाइम t, यहां पर क्या होगा? कोलिजन विल अकर। क्या होगी? टक्कर होगी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हमने अजम्पशन में माना है, क्या माना है बताओ? हमने अजम्पशन में माना है कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। और यदि ऐसा है तो बेटा यहां पर जब ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल यहां टक्कर कर रहा है, इसका मोमेंटम mu1 है, तो बेटा टक्कर के पश्चात क्या होगा बताओ? टक्कर के पश्चात इधर में mu1 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा भाई? टक्कर से पहले इधर mu1, टक्कर के पश्चात इधर mu1। बोलो यस और नो? ऊपर में देखो ब्लू कलर से इधर बनाया है और लास्ट में ग्रीन कलर से इधर बनाया है। तो यहां पर बताओ मुझे चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? तो यदि आप बात करते हो तो चेंज इन मोमेंटम जो लिखा जाएगा वो आएगा 2mu1, बराबर है क्या? mu1 माइनस माइनस mu1 तो 2mu1। यस और नो? कई लोग अब इसमें माइनस साइन के पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के। बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास में आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब मैं जानता हूं फोर्स इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम। तो भैया टाइम तो निकाल लो। तो अब देखो क्या हुआ कि इस mu1 मोमेंटम के साथ में ये वापस यहां तक आ गया। जब वापस यहां तक आ गया तो मैंने मान लिया कि पूरा जो टाइम है उसे कैपिटल टी मान लेता हूं। ठीक है, पूरा टाइम कितना मान लेता हूं? कैपिटल टी। तो बताओ ये कैपिटल टी कितना आएगा? तो कैपिटल टी विल बी व्हाट? यहां से लेकर के यहां तक उसने L डिस्टेंस ट्रेवल करी U1 से, और वापस से L डिस्टेंस ट्रेवल करी U1 से। ठीक है, तो टाइम विल बी 12 अपॉन U1। बोलो यस और नो? तो आपने बोला सही है, एक काम ये हो गया, एक काम ये हो गया। तो अब मैं यदि मैं बात करता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कितना आ रहा है? तो आप लिखेंगे कितना आ रहा था? 2mu1 डिवाइडेड बाई 2L डिवाइडेड बाई U1। यस और नो? तो 2 से 2 कैंसल, U1 इधर आ जाएगा। तो यहां पर आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है mu1 स्क्वायर अपॉन L। यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। ये आपने किसके लिए निकाला है? पहले मॉलिक्यूल्स के लिए। मतलब आप कह सकते हो हर मॉलिक्यूल के लिए यदि मुझे लिखना है तो टोटल मोमेंटम
अलोंग एक्स डायरेक्शन, बोलो फटाफट से कितना आएगा टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो आप कहेंगे m बाई एल u1 स्क्वायर पहले का, m बाई एल u2 स्क्वायर दूसरे का, m बाई एल u3 स्क्वायर तीसरे का, और अप टू सो ऑन m बाई एल un स्क्वायर n नंबर वाले का। यस और नो? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। यदि आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आप यहां पर एक कॉमन निकाल सकते हैं और वो है m बाई एल u1 स्क्वायर प्लस का u2 स्क्वायर प्लस का अप टू सो ऑन और un स्क्वायर। बोलो क्या ये टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग दी एक्स डायरेक्शन हो रही है? यस और नो? और हम जानते हैं कि एक्चुअली यहां पर मेरे को लिखना चाहिए था टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मैं लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, रह कैसे गए? यहां तो लिखा था मैंने, यहां नहीं लिख पाया। चलो कोई बात नहीं, समझदार हैं आप। यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चल रही है तो टोटल के लिए मैंने सबका लिख लिया, बस और कुछ नहीं किया। तो अब हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो आपको फोर्स देता है, तो यह नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना आएगा? यही आएगा क्या, m बाई एल u1 स्क्वायर प्लस का u2 स्क्वायर प्लस का अप टू सो ऑन और un स्क्वायर। यस और नो? ये आपको क्या मिल गया? सारे मॉलिक्यूल्स के कारण द फोर्स एक्सर्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। यस और नो? अब आपको fx मिल गया है, तो क्या सिमिलर वे में जैसे मेरे पास में यदि ये fx है तो ये आ रहा है मेरे को m बाई एल u1 स्क्वायर प्लस का u2 स्क्वायर प्लस का अप टू सो ऑन un स्क्वायर। तो एक बात बताइए मुझे, क्या मैं सिमिलर वे में fy को लिख सकता हूं m बाई एल, बस क्या डिफरेंस आएगा, u1 की जगह v1 हो जाएगा? बोलो यस और नो? और सिमिलर वे में fz हो जाएगा m बाई एल w1 स्क्वायर प्लस का w2 स्क्वायर प्लस का अप टू सो ऑन और wn का स्क्वायर। हाँ या ना? क्या मैंने अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स निकाल लिया है? बिल्कुल। तो एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। तो इसके बेसिस पर क्या मैं एक बात लिख सकता हूं क्या कि यार मुझे यदि px लिखना है तो मेरे को लिखना होगा fx अपॉन ax, बराबर है, और py लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, fy अपॉन ay, एंड pz यदि लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा fz अपॉन az। लेकिन ax ay और az क्या होंगे? सेम होंगे, चाहे बोले आप x डायरेक्शन के अलोंग परपेंडिकुलर एरिया देखो, चाहे y डायरेक्शन के अलोंग देखो, चाहे z डायरेक्शन के अलोंग देखो, वो क्या होने वाला है, एल स्क्वायर। बात सही है, ओके। और fx यहां पर आपको दिया गया है, तो अब आपके पास में जो टर्मिनोलॉजी बनेगी वो बनेगी px बराबर fx अपॉन ax। ax मतलब एल स्क्वायर। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे ax az और ay आपस में क्या है, इक्वल है, और इसकी वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर। तो मुझे इस वाली टर्मिनोलॉजी में एल स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो मैं लिख दूंगा m बाई एल क्यूब और बेटा u1 स्क्वायर प्लस का u2 स्क्वायर और प्लस में लास्ट में un स्क्वायर। सिमिलर वे में कैन आई राइट फॉर py एंड pz? बिल्कुल, आई विल बी एबल टू राइट। py बराबर आएगा m बाई एल क्यूब और v1 स्क्वायर प्लस का v2 स्क्वायर और प्लस का अप टू सो ऑन vn स्क्वायर। केमिस्ट्री में ये डेरिवेशन नहीं है लेकिन आपको होगा, मतलब ये चीजें जरूर होगी, वहां पर भी प्रेशर का डेरिवेशन हो सकता है पढ़ाया हो सकता है नहीं हो, पर pz बराबर आएगा m बाई एल क्यूब w1 का स्क्वायर w2 का स्क्वायर और प्लस में अप टू लास्ट में wn का स्क्वायर। क्या मुझे अलग अलग डायरेक्शन का प्रेशर मिल चुका है? यस और नो? मुझे बेटा अलग अलग डायरेक्शन का प्रेशर यहां पर मिल चुका है। अब यहां पर आपके दिमाग में एक पॉइंट और आना चाहिए। क्या एक बात बताओ, एक कंटेनर के अंदर में गैस भरी है, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर में गैस भरी है, तो क्या इस साइड में प्रेशर और इस साइड में प्रेशर और इस साइड में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर होता है क्या? नहीं, प्रेशर विल ऑलवेज रिमेन सेम। इसका मतलब यह है कि यार px बराबर py बराबर pz बराबर तो p आएगा,
और टोटल प्रेशर क्या होगा, इनका एडिशन होगा। तो इसमें एक कहानी बन जाएगी आपके पास में, और वो ये आएगी कि भैया P विल बी इक्वल्स टू Px प्लस का Py प्लस का Pz अपॉन 3। क्यों? क्योंकि प्रेशर विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन, अलग अलग नहीं हो सकता। तो P जो होगा वो क्या होगा, 1/3 टाइम्स Px प्लस Py प्लस Pz, 1/3 टाइम्स Px प्लस Py प्लस Pz। तो बस मुझे क्या करना है, 1/3, देखो मैं लिखूंगा P बराबर 1/3, Px को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा m/l क्यूब और ब्रैकेट u1 स्क्वायर प्लस का u2 स्क्वायर प्लस का अप टू सो ऑन un स्क्वायर प्लस m/l क्यूब v1 स्क्वायर प्लस का v2 स्क्वायर प्लस का अप टू सो ऑन vn स्क्वायर, और लास्ट में प्लस होगा m/l क्यूब w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर और लास्ट में wn का स्क्वायर। यस और नो बोलो फटाफट से। तो ये यहां तक पहुंच गया। अब देखो यहां पर मैं एक चीज करता हूं, क्या, देखो m/l और m/l तीनों में कॉमन है, तो मैंने कॉमन को बाहर निकाल लिया। तो मैं लिख सकता हूं P बराबर m डिवाइडेड बाई 3l क्यूब इंटू, अब आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, ये कहीं पड़ा हुआ दिख रहा था क्या भाई, तीनों को ऐड ही तो करना है, या तो इनको एक के बाद एक लिख के ऐड कर लो, नहीं चाह रहे हो तो आप लिखोगे u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन और un स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vn स्क्वायर और प्लस का w1 स्क्वायर प्लस का w2 स्क्वायर, और ये लास्ट में ऐड ही तो होने वाले हैं या नहीं है, बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, कहीं देखा है क्या, आज ही देखा था, देखो उसको बैक साइड में जाके और रिकॉल करके बताओ क्या आएगा। तो यू विल बी राइटिंग P बराबर m डिवाइडेड बाई 3l क्यूब c1 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर प्लस का cn स्क्वायर, कहीं ना कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना मेरे से, ओके यहां तक आ गया। अब देखो क्या और कर सकते हैं हम इस इक्वेशन में, एल क्यूब की जगह तो मैं v लिख सकता हूं, मैंने ठीक है लिख दिया। तो P विल बी इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3, एल क्यूब की जगह मैंने लिख दिया v, मैंने यहां रख दिया c1 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर प्लस का अप टू सो ऑन cn स्क्वायर, सही है क्या, ओके। अब मैं एक स्टेप कर रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना, मैंने क्या किया, n से डिवाइड कर दिया और n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से डिवाइड कर दिया और n से मल्टीप्लाई कर दिया। सर इसका फायदा क्या हो गया, तो इस वाली टर्मिनोलॉजी को देखो, क्या ये CRMS का स्क्वायर है, CRMS का स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है क्या, देख लो। इसलिए मैंने ये चीजें आज पहले लेक्चर में, इसलिए वो चीजें डिस्कस करी गई थी, ओके। और स्मॉल m इंटू कैपिटल N क्या है, कैपिटल M दैट इज द मास ऑफ द गैस। मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यहां पर प्रेशर का जो इक्वेशन है कुछ कुछ ऐसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, P बराबर कैपिटल M डिवाइडेड बाई 3v और CRMS का स्क्वायर, यस और नो, बिल्कुल ऐसा कुछ बन गया। यहां पर एक स्टेप और हो जाएगा और उसके बाद में आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्या, m बाई v जो दिख रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल M इज द मास ऑफ द गैस, कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। मतलब आपके पास में जो प्रेशर ऑफ द गैस आई है उसका फॉर्मूला है P बराबर 1/3 रो CRMS का स्क्वायर, और रो क्या है, डेंसिटी है, और CRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द व्हाट, गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपके पास में प्रेशर का डेरिवेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हमारे पास में बहुत सारी चीजें आती हैं, और वो चीजें क्या हैं कि देखो हम लोग कुछ चीजों को करते हैं, ठीक है।
यहां से हम लोग अलग अलग लॉज को डिराइव कर सकते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ है, आपने पढ़ा होगा, पीवी बराबर कांस्टेंट इज अ बॉयल्स लॉ, है या नहीं है? तो आप बोलेंगे सर लग तो रहा है कुछ कुछ ऐसा पढ़ा हुआ सा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यस और नो, पीवी बराबर कांस्टेंट योर बॉयल्स लॉ, उबलने वाला लॉ है ना। ओके, कैसे कर सकते हैं, प्रूव करके दिखाऊं? वैसे जरूरत नहीं है लेकिन काम आ सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या है, P बराबर 1/3 m डिवाइडेड बाई V, और ये आ गया CRMS का स्क्वायर, तो यहां से V को इधर भेज दो, तो P इंटू वी बराबर 1/3 m और CRMS का स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पर कुछ ऐसा ऐसा कुछ तो भी डेटा यहां पर आ रहा है, अब जिससे आप अभी कंफ्यूज में, अभी तो यहां पर एक कंफ्यूजन होगा कि यार ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं या नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, जरा एक सिंपल सा काम करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल M को मैं लिख लेता हूं स्मॉल m इंटू कैपिटल N, तो मेरे पास में आ जाएगा P इंटू वी बराबर 1/3 स्मॉल m कैपिटल N CRMS का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा देखेंगे तब पता लगेगा आपको, 2/3 कैपिटल N 1/2 MCRMS का स्क्वायर। देखो ये डेटा कुछ ऐसा बन गया, 1/2 MCRMS का स्क्वायर और 2n/3, और ये आ रहा है किसके इक्विवेलेंट, पीवी के। अब यहां पर जरा इसको जो देखो, जरा तोड़ो, जब मैं इसको तोड़ूंगा ना तब आपको समझ में आएगा, ये जो डेटा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो जब हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और जब ये कांस्टेंट होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल बोलने के बजाय इसका और ज्यादा करेक्ट वर्ड क्या रहेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि जो स्पीड रखी हुई है वो इंडिविजुअल स्पीड नहीं है, वो आरएमएस है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो वो भी एक एवरेज स्पीड है। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ रही है और एक मॉलिक्यूल की आ रही है, और मास हम लोगों ने सारे मॉलिक्यूल्स के सेम माने हैं, तो किसी भी गैस के लिए उसकी एवरेज ये वाला डेटा कांस्टेंट, एंड कैपिटल N इज व्हाट, N इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो तो आपका कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर गैस के लिए जब आप ले रहे हो, तो आपका पीवी बराबर क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, और ये आपका बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन हो जाता है। जरूरत नहीं थी, बस करवा दिया, ठीक है, बट यहां पर एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं थी, एक्चुअली ये बताने से ज्यादा जरूरत थी कि इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लाया जा सकता है। इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, इसकी जरूरत आगे पढ़ने वाली है। कैसे पढ़ने वाली है, तो इसको हम लोग जरा समझते हैं किस प्रकार से पढ़ती है। तो इसके लिए शुरुआत आपके पास में वहीं से करनी है। सवाल ये है कि एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, वो है प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर फॉर अ गैस। किसी भी गैस के लिए आपको यह प्रूव करना है कि रूट उसकी जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्वेश्चन है, ये आपको करना है। क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बस इतना आप देखिए और बताइए। सर कैसे कर जाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, जरा देखो, हमारे पास में गिवन है, वहीं से शुरू करो। हमारे पास में मालूम है P बराबर 1/3 रो CRMS स्क्वायर गिवन है। अरे ये तो हमें मालूम है ना किसी भी गैस के लिए। ओके, रो की जगह लिखो तो आप लिखोगे P बराबर 1/3 m/v CRMS का स्क्वायर। सो यहां से यदि आप देखोगे तो आपके पास में आ जाएगा PV बराबर 1/3 कैपिटल MCRMS का स्क्वायर। यस ऑफ नो, यस और नो। तो आपने बोला सर ये वाली बात तो सही है, ये तो आते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, एक बात और रिकॉल करके मुझे बताइए कि आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो आपने बोला सर पढ़ी तो है। मैं मान के चलता हूं यहां पर एक, इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो 1 मोल है, मान लो, एक अजम्पशन लेना है, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिर क्या कह दोगे कि आप कहोगे कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, यदि गैस है तो हम लोग देखो हमारा पूरा जंक्शन आइडियल गैस के बेसिस पे चलता है। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन स्टडीड इन केमिस्ट्री वी नो दैट पीवी बराबर NRT होता है।
एक्चुअल में, लेकिन यदि मैं n 1 मोल ले लूं, यदि मैं 1 मोल के लिए बात कर रहा हूं, तो मेरे पास में PV विल बी इक्वल्स टू RT। यस और नो, होगा या नहीं होगा? बस तो इसको उठा के यहां पे पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? RT बराबर 1/3 MCRMS का स्क्वायर। हालांकि n भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो CRMS का स्क्वायर बराबर ये आता था 3RT अपॉन कैपिटल M। सो यहां से CRMS जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। यस और नो, आ रहा है क्या? यदि n मोल लिखते थे तो डेरिवेशन में फर्क क्या पड़ जाता था? n मोल लिखने पर क्या फर्क पड़ता था? देखते हैं। आपके पास में आता था NRT बराबर 1/3 MCRMS का स्क्वायर। यस और नो, तो आप लिख रहे होते थे CRMS का स्क्वायर बराबर 3NRT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। कैपिटल M इज व्हाट? मास ऑफ द गैस। और आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखा जाता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यस और नो? भाई नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है क्या? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से यदि मैं इसको यहां पर पुट करता तो मुझे क्या मिलता बताओ? तो आपको मिल रहा होता CRMS का स्क्वायर बराबर 3 इंटू कैपिटल M अपॉन M0 RT और डिवाइडेड बाई कैपिटल M। यस और नो? आपने बोला सही है, M से M कट जाता था, तो आपके पास में CRMS का जो स्क्वायर आता था वो आता था 3RT अपॉन M0। यस और नो? और ऐसा होने पर अगेन CRMS जो आता था वो स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन M0। यस और नो? अब बताओ क्या ये पूरा डेटा कांस्टेंट है? भाई 3 कांस्टेंट है, R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मालूम होगा आपको, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। M0 क्या है? मॉलिक्यूलर मास। यदि गैस गिवन है आपको तो उसका मॉलिक्यूलर वेट मालूम होगा, तो वो भी कांस्टेंट है। कैपिटल T क्या है? टेम्परेचर। तो आप कह सकते हो CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। कई लोग सोच रहे होंगे सर जब आप ऐसे करवाना ही चाहते तो फिर पहला वाला क्यों करवाया? तो क्या है ना, बहुत सारी बुक्स में आपको वैसा ही लिखा हुआ मिलेगा, है ना? श्योर। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। किस तरफ आगे? तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में कुछ डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के उत्तरों को हम लोग आज यहां पर निकाल के रख लेते हैं, ताकि जब आगे चल के जब हमारा टॉपिक चलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम और वो वाला, तब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको किस प्रकार से हम लोगों को डील करना है। ठीक है? यस और नो? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, और वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। ठीक है? मान के चलो यदि गैस को मैं एक पॉइंट पार्टिकल मान लेता, तो वो जो पूरी गैस है, देखो ध्यान सुनो, मैंने क्या मान लिया कि मास ऑफ गैस क्या मान सकता हूं? कैपिटल M। वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जिससे वो एवरेज चल रहे होते हैं, वो आपकी CRMS होती है। तो इस बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि यार काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को मैं लिख सकता हूं हाफ कैपिटल M CRMS का स्क्वायर। मतलब यदि पूरी गैस का एक पॉइंट पार्टिकल जैसा मान लिया जाता, तो भैया काइनेटिक एनर्जी जो है वो कुछ इस प्रकार से आती। यस और नो? आती या नहीं आती? तो सर इसमें क्या, ये तो हम भी निकाल लेते थे, तो मैंने कब मना किया कि आप इसको नहीं निकाल पाते थे? अब इसमें कुछ चीजें और होती हैं, वो क्या है, उन्हीं को बस आपको देखना है। मतलब ऐसे तो कोई भी कर लेगा, फिर क्या मतलब हुआ इसको करने का? कुछ तो अलग होगा ना, उसको समझ दे। क्या? देखो, प्रेशर बराबर अभी आपने पढ़ के आए थे 1/3 M/V CRMS का स्क्वायर। बोलो यस और नो? ओके, तो यहां से जरा एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, तो MCRMS को इधर ले जाते हैं, तो ये आएगा 3 इंटू P इंटू V बराबर M इंटू CRMS का स्क्वायर। बोलो यस और नो? आपने बोला सही बात है। एक काम करते हैं, दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सही है? ओके, तो अब जरा देखो यहां पर क्या मिला है आपको। ये वाला जो डेटा है
वो मिला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का एक और फॉर्मूला होगा, वो होगा 3/2 पीवी। इसके लिए बताया गया है। बात समझ में आई? 3/2 पीवी डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना। अच्छा, पीवी बराबर तो एनआरटी होता है, तो आप 3/2 एनआरटी भी लिख सकते हैं। यस और नो? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमारे काम का आता है, अगला सवाल है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये सवाल है बेटा जो मैं करवा रहा हूं यहां पे हेडिंग डाल के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। तो क्या करोगे बेटा, इसका आंसर आएगा 3/2 पीवी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब वी। सो बेटा इसका आंसर आएगा 3/2 पी। अगेन एक और इंपॉर्टेंट काम की चीज यहां पर आपको मिल रही है, या मैं कह सकता हूं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज गिवन बाई, तो 3/2 पी से हम लोग इसे लिख सकते हैं। यस और नो? आगे बढ़े हम लोग। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल। ठीक है, अगला जो आ रहा है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल। पर यूनिट मोल, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? तो भैया हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सिंपल सी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। बोलो यस और नो? तो आपने बोला सही बात है, तो आपने क्या लिखना है, इसको लिख दिया 3/2 पीवी डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। इससे काम बन रहा है क्या आपका? देखो, आप लिखोगे 3/2n और पीवी, पीवी की जगह एनआरटी लिख दो, तो 3nRT डिवाइडेड बाई 2n, n से n कैंसल, तो बेटा आपको मिल जाएगा 3/2RT। क्या ये डेटा आपके पास में आ चुका है? 3/2RT इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। 3/2RT इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। क्या इस डेरिवेशन में कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। ऑल दीज आर नथिंग बट अ स्मॉल काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में एक और है, वो है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये काम आएगा आगे चल के, आई थिंक ये अपना खत्म होने को ही आ गया। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई सही बात है कि नहीं? या तो इस तरीके से करता हूं तो मेरे को मिलेगा 3/2 पीवी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। एक तरीका तो ये है, इससे कर लो तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 3pv डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल एन। ओके, चलो आगे बढ़ता हूं। पीवी की जगह क्या लिख सकता हूं, एनआरटी, तो आपको क्या मिल जाएगा 3nRT डिवाइडेड बाई 2n। यस और नो? ओके, स्मॉल एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स को लिखने का एक और तरीका जानते हो आप, केमिस्ट्री में पढ़ा है। स्मॉल एन बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर लिखा जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और कितना होता है बेटा वो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन ए से। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 3 कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन ए आर टी डिवाइडेड बाय 2n। मतलब ये जो डेटा मेरे पास में निकल के आ रहा है, देखो इसको साइड में रखते हैं, इधर में बोलो कितना आ रहा है, n से n कटेगा, तो बेटा ये आंसर आ रहा है 3RT डिवाइडेड बाई 2NA। ये क्या निकल के आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यहां पर मुझे मिल रहा है।
लेकिन इससे मेरा काम नहीं बनेगा, इसको और आगे बढ़ा के लेके जाना है। कैसे, समझिए। हमारे पास में अभी जो मिल रही है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये मिल रही है 3/2 R डिवाइडेड बाई Na इंटू कैपिटल T। अब यहां पर हम लोग एक छोटा सा ये ले रहे हैं, ये जो R अपॉन कैपिटल Na होता है इसे हम लोग Kb से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। कितनी होती है बेटा, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, याद होनी चाहिए। क्लियर है। वैसे आप इसे कहां से निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो 8.2 6.02 इंटू 10⁻23 से सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। 8.2 मैंने सही लिखा है क्या, कि 8.1 था, 8. एक्चुअली क्या है ना, ये छोटा छोटा सा जो डेटा होता है ना, कई बार जो केमिस्ट्री में काम आने वाला डेटा होता है उसमें हम लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं। 8.2 8.3 ऐसे में दिमाग में ना डेटा कंफ्यूजन क्या चला था मैं बता रहा हूँ। 8.314 8.413 8.24 मैंने क्या याद रखा था यार, इसको कैसे यार 8.3 8.3 अपॉन 6.02 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, अब देखो कोई ना भी डेटा याद हो तो मेरे पास आंसर तो मिल ही जाएगा। इसको डिवाइड करके देख लो, यू विल गेट दिस। ये प्लस 23 मैंने सही लिखा है क्योंकि यहाँ माइनस 23 आएगा। 8.3 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 को आप करना है और आपके पास में ये वाला डेटा आ जाएगा। तो मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं यहां पर, इसको तो मैं मिटा देता हूं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है एक्चुअली। तो R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 8.3। तो मेरे पास में बनेगा कैसे, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी आई है एट टेम्परेचर कैपिटल T 3/2 kb इंटू टी आई है, और kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसे हम लोग 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन में याद रखेंगे। इसका मतलब T क्या आएगा, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। कॉमन सेंस है ना, ओके, श्योर हो गई। अब इसको आगे फिर 3 टुकड़े करेंगे आगे चल के, जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम सीख रहे होंगे तब हम लोग इसके और टुकड़े करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर रोक लेते हैं। ठीक है, श्योर, क्लियर है, कोई परेशानी होगी क्या, मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी होनी चाहिए आपको। बस लास्ट में देखो, जो काइनेटिक थ्योरी का अजम्पशन है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, अजम्पशन से एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में जो हम लोगों ने मेन जो चीजें करी है ना, वो क्या करी है कि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, एक गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो छोटे छोटे से लॉ होते हैं, जैसे चार्ल्स लॉ हो गया, डाल्टन्स लॉ हो गया, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, इन सारे लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ बढ़ चलेंगे। ठीक है, श्योर हैं, ओके। सो बेटा इसी के साथ में हम लोग अपने आज के इस वाले सेशन को समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए